सेल टैक्स की रिटर्न 2025 में प्रैक्टिकल इश्यूज आ रहे हैं, वो क्या है? अनरजिस्टर्ड परचेजेस और अनरजिस्टर्ड सेल्स को उसके अंदर एक कॉलम रोज ऐड करके उसके अंदर जगह देंगे। मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर हैं, वो अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, एचएस कोड्स, क्लासिफिकेशंस उनकी दें। जो नेशनल लेवल के ऊपर एक टैक्सेशन के प्रॉब्लम्स हैं, एक वो प्रॉब्लम्स हैं जो टैक्स पेयर को या अवाम को फेस करने पड़ते हैं। H1 उसकी जो सेल है उसको अटैच किया हुआ है नेक्सर सी के साथ। सिस्टम नेगेटिव फिगर दे रहा है जो कि ना ग्रॉस प्रॉफिट है ना ग्रॉस लॉस है। 709 एसआरओ की बात की गई है कि जी 22 अप्रैल को आया, इसमें भी पहले ये एफएमसीजी पे एप्लीकेबल हुआ था। अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से किसी भी आम कारोबारी को अपना कारोबार और उसकी प्लानिंग करने में बहुत दुश्वारी है। अब नया कारोबार कर ही नहीं सकते और जो चला रहे हैं वो अल्लाह के हवाले है। टैक्स लोग तो देते हैं जब भी तादाद पूरे होते हैं। जो दिए जा रहे हैं उन लोगों, वो तो दे रहे हैं, लेकिन जो नहीं दे रहे और जो उस मारात में नहीं आ रहे। फाइनेंस एक्ट आपका आया था तो उसमें 3 सेक्शन ऐसे थे। 7E जो डीम्ड इनकम पे टैक्स था, सुपर टैक्स 4C वाला, और CVT जो था वो आए 23 में थे, अप्लाई 22 में हुए। बिजनेसमैन को गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्टर बना दिया है। अब एक बंदा खरीदता लोहा है, बेच वो लकड़ी रहा है। ये कोड, ये सिस्टम इनवाइसेस का होना कि कोई लोग फेक और फ्लाइंग इनवाइसेस से लोग बाहर आ सकते। आपने बेनिफिट से उनको टैक्सेशन की तरफ अट्रैक्ट नहीं किया, आपने सदाओं के जरिए उन्हें अट्रैक्ट किया है। मकरूज की कोई पॉलिसी या कोई इज्जत होती है? आप मकरूज भी इन्हीं वजहों से हैं कि आपने ना अपनी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई है। इतना कुछ करके भी आप ठीक है किसी हद तक पर्पस अचीव हो भी रहा है, पूरा शायद नहीं हो रहा। एफबीआर ने जनवरी से लेके अभी तक जितने भी एसआरओ सेल्स टैक्स की सूरत में निकाले हैं वो मॉनिटरिंग और सिर्फ मॉनिटरिंग। इंडिया और पाकिस्तान के जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं, इनके मुकाबले के एक एग्रीकल्चरल लैंड है जो चाइना की है। भाईजान हमारा काम टैक्स लेना है, सहूलत फराम करना नहीं है। हमने तो फिर एसआरओ 14 मार्च को भी हमने आपको दिया 364 का। इतने 6-8 स्टेप लेने के बावजूद क्या आप फेक और फ्लाइंग इनवाइस को खत्म कर सके? रिकवरीज के हवाले से आप एफबीआर देख लें, मार धाड़ हो रही है, 38 लग रहे हैं, टेबल पे डिसीजन हो रहे हैं। आप भूल जाइए कि बतौर इंसान आपकी शनाख्त है, हो ही नहीं सकता। आपकी बतौर पाकिस्तानी शनाख्त है। हमारा काम है सजेशन देना। ठीक है, आपको पैसे चाहिए, आसान तरीके से चाहिए, हम देते हैं आप। वैसे तो हर चीज सर आयरस पे अवेलेबल है। अब हम करना ना चाहें, हमारे पास 10,000 बहाने हैं। अरबाब इख्तियार को मजबूर करें कि वो एक इकोनॉमिक पॉलिसी बनाए और इकोनॉमिक पॉलिसी बन जाएगी तो बाकी पॉलिसीज अपने आप तय हो जाएंगे। पीओएस भी है, ऑनलाइन भी हम करना चाहते हैं और इलेक्टिव भी इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं। सारे का मकसद क्या है? इतनी मेहनत अगर हमने ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस पे की होती और रेट को रैशनलाइज किया होता तो आप देखते जाते किधर है। अच्छा, इसका पर्पस ये है जो बेचारे कोशिश कर रहे हैं एफबीआर नहीं हो रहे वो भी पैसा दें हमें, हम कुछ करें ना करें ये मैटर नहीं करता। 24 करोड़ अवाम है, उसके अंदर 7 करोड़ 20 लाख आपकी लेबर फोर्स है और जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो कितनी है? 10 मिलियन भी नहीं है, 4 से 5 मिलियन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम प्रोग्राम के साथ मैं हफ्जुल यूबी। नाज़रीन, पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम में रिफॉर्म्स और इस्लाहात का अमल तो हर वक्त जारी रहता है, मगर टैक्स निज़ाम में बार बार तरमीम करने से कभी कभी मकसद भी फौत हो जाता है। मिसाल के तौर पर सेल टैक्स की रिटर्न में बार बार तब्दीलियाँ करने से और तारीख में तोसी करने से क्या मसाइल आ रहे हैं, क्या वजूहात है और टैक्स निज़ाम में जनरल इशूज़ क्या है और इस्लाहात क्या है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है शेख खुर्रम अब्बास साहब, माहिर कानून है, माहिर टैक्स अमूर हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद आसम साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, FC हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। उनके साथ मौजूद हैं नदीम भट्ट साहब, आप FC हैं, चेयरमैन हैं लाहौर टैक्स बार अकेडमी के। नदीम भट्ट साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा ज़रूर। जो आजकल सेल टैक्स की रिटर्न 2025 में प्रैक्टिकल इशूज़ आ रहे हैं और हर बंदा परेशान है, वो क्या है, आप उनको किस तरह देखते हैं? अब स्टेट वे में मैं आता हूँ जो प्रैक्टिकल लिमिटेशन आ रही है। अब सबसे पहला इशू ये आ रहा है कि जो ऑलरेडी नेक्सर जे जा रहा था उसके अंदर क्या हो रहा था कि उसमें कंफ्यूजन ये थी कि लोग समझ रहे थे कि ये शायद क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है, जबकि वो कैरी फॉरवर्ड का सेल टैक्स का नेक्सर था। इस पे ऑलरेडी इनकम टैक्स में और सेल टैक्स में जजमेंट्स भी आ चुकी हुई है और इस पे डिस्प्यूट चल रहे थे। अब उन्होंने एक फर्दर मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो नेक्सर जे डाला है, अब इशू ये है कि उसमें मजीद उन्होंने क्या कहा है कि आपने उसके कोड्स, यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, चीजें और मजीद ऐड कर। जब आप एक कोड वाइज चीज की एंट्री करेंगे जहां मैन्युफैक्चर की चीजें बहुत ज्यादा होंगी तो वहां तो एंटर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए 100 आइटम है, 100 के कोड डालें। इसमें अब अगला प्रॉब्लम ये आएगा, एक तो ये है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, दूसरा जो लोग अनरजिस्टर्ड है इसके अंदर, उसके लिए अभी एज सच उसके अंदर कोई जगह नहीं है। इनको अमेंड करना पड़ेगा पीछे से अपने प्रोग्रामिंग करके एक्सेस को, अनरजिस्टर्ड परचेजेस और अनरजिस्टर्ड सेल्स को उसके अंदर एक कॉलम रोज ऐड करके उसके अंदर जगह देनी। पहली बात तो ये।
दूसरी बात यह है कि नेक्सर H1 जो है उसकी जो सेल है उसको अटैच किया हुआ है नेक्सर C के साथ। वो क्या दे रहा है, सिस्टम नेगेटिव फिगर दे रहा है, जो कि ना ग्रॉस प्रॉफिट है ना ग्रॉस लॉस है। वो एक अजीबोगरीब सी फिगर आ गई है। अब एक तो टाइम मिलना चाहिए। एक अच्छी खबर वैसे मैं देता चलूं, रिसेंटली अभी हमारे पास अपडेट आया है, आज का नोटिफिकेशन हुआ है जिसमें 1 माह की तोसी दी गई है। एक माह की तोसी उन्होंने कर दी है। जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो पहले 1 मई को था, वो 1 जून को चला गया। जो नॉन कॉर्पोरेट था वो 1 जून को था, उसको 1 जुलाई की। पहली बात। नेक्स्ट बात अब ये है कि अब आपको अपनी प्रोडक्शन की रेसिपी उनको पकड़ानी पड़ेगी। जैसे घर में खाना पकता है ना जी, वो बताना पड़ेगा खाने में क्या क्या डाल रहे हैं, क्या क्या डालते हैं हम। बस इंग्रेडिएंट्स जो है ना अब आपके, अब एक बंदा खरीदता लोहा है, बेच वो लकड़ी रहा है। ये उस वजह से भी है, ये कोड, ये सिस्टम, ये सारा कुछ, ये यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, सारा कुछ इनवाइसेस का ई होना इस वजह से भी है कि कोई लोग फेक और फ्लाइंग इनवाइसेस से लोग बाहर आ सकते। पहली बात तो ये। अब ये इतनी हैपेजेड मैनर में इसको किया गया है। 22 अप्रैल को आपका SRO आ रहा है और अपडेट, ठीक है, अच्छी बात एक्सटेंड हुई है। मैं कहता हूँ ये 1 महीना भी कम है, ये बहुत थोड़ा टाइम है। आप इतने लोगों को, अच्छा अब 4 पार्टी सिर्फ इन्वॉल्व है जो लाइसेंस्ड इंटीग्रेटर है। पराल खुद है जो फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा, बाकी 3 पार्टीज और है जो कि पूरे सेल टैक्स, जो पूरे पाकिस्तान के सेल टैक्स के जो लोग हैं 4 लाख है या 5 लाख जितने भी हैं, उनको वो ई इनवॉइसिंग के लिए इंटीग्रेट करेंगे। यानी 4 कंपनी सिर्फ आप इनवॉइस ले सकते हैं। हाँ जी, ये करेंगे। ये आपकी ई इनवॉइसिंग को आपको इंस्टॉल करके देंगे, जिसके थ्रू फिर आप आगे फर्निश करेंगे। एक बात। दूसरी बात अब ये है, टाइम बढ़ना ही बढ़ना था, क्योंकि 8 दिनों के अंदर ये पॉसिबल नहीं था कि आप पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर को, अगर 2 लाख भी हो तो आप 4 बंदे मिलकर उनको इंटीग्रेट नहीं कर पाते। आगे चलते। एक और भी चीज है, अभी FBR ने वो जो 3 इंटीग्रेटर लाइसेंस होंगे जो इनके अलावा होंगे, उनकी फी भी अभी तय होनी। अभी रूल्स में ऐसी कोई चीज नहीं लिखी। उन्होंने कहा FBR तय करेगा फीस क्या होगी। अब वो फी भी पहले आ जाए, अब कोई अफोर्ड करेगा, कोई नहीं करेगा। सिस्टम के पैसे अलग है, सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल होना है उसके पैसे फिर अलग हो। ये भी हो गया। एक दफा फिर वही गलती की जा रही है, पिछले 4-5 सालों से आ रही है। जब कोई कानून बनाया जाता है, लोगों के साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं, कोई कंसल्टेशन नहीं हो रही। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। पिछले 23 में जब फाइनेंस एक्ट आपका आया था, तो उसमें 3 सेक्शन ऐसे थे। 7E जो डीम्ड इनकम पे टैक्स था, सुपर टैक्स 4C वाला, और CVT जो था वो आए 23 में थे, अप्लाई 22 में हुए। और आज आप उनका स्टेटस चेक करें, वो तीनों के तीनों लिटिगेशन पड़े हुए। ठीक है, अभी एनेक्सर J पहले का मसला तो हल हुआ नहीं, अब दूसरा साथ एक हो रहा। मैं ये नहीं कहता कि ना चेक एंड बैलेंस रखे, लेकिन उसका तरीका कार। स्टेक होल्डर की आपने बात की है, वो तो FBR वाले एक दूसरे से खुद भी नहीं पूछते। अब जो ये रिटर्न में जो मसाइल आ रहे हैं वो पूछ ही नहीं रहे एक दूसरे से, सीनियर से पूछ ही नहीं रहे। आपने डेट एक्सटेंड की 29 फरवरी की, और मार्च की जो रिटर्न थी उसकी डेट 29 अप्रैल तक आपने एक्सटेंड की। अभी तक डेट अगली एक्सटेंड का कुछ देखें, अगर कोई आ गया लेटर तो पता नहीं, वरना लोग अप्लाई भी कर सकते हैं इनकम टैक्स में, जैसे आप रिटर्न एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेल टैक्स में भी कर सकते हैं। कुछ लोगों ने किया भी है। अब सिस्टम ने क्या किया कि उसने 2 महीने के अंदर जो रिटर्न्स जो कि इनके बिल्ट इन डिफॉल्ट की वजह से हो रही है, प्रॉब्लम्स की वजह से हो रही है, उसमें उन्होंने उन लोगों को नॉन एक्टिव कर दी जिनको मुश्किलात आ रही है। ठीक है, जिन्होंने कर दिया वो तो कर दी। अब जिन्होंने किया है, अब कुछ लोगों ने क्या किया, उन्होंने नेक्सर फिल ही नहीं किया, कुछ ने इनकम्प्लीट किया है। ठीक है, अब ऑब्वियसली इसको रिवाइज करने का या कंडोनेशन करने का कुछ ना कुछ तरीकाकार जो है। बट साहब, ये जितने प्रैक्टिकल आपने बताए हैं, टैक्स पेयर को अब कितना सफर करना पड़ेगा इन मुश्किलात में? देखें सर, इस सारी चीजों को अगर कट शॉर्ट करें ना, तो आपको एक ही चीज नजर आएगी। वो पता क्या है? वो ये है, अब आपको प्रॉपर अकाउंटेंट जो के अकाउंटिंग का काम समझता हो वो रखना पड़ेगा। ये अल्लाह की तरफ से ये एक ऐसी चीज आ गई है कि अगर लोगों की नौकरी पैदा होंगी, हो गई है सर। आपको एक प्रॉपर सिस्टम अकाउंटिंग का इंस्टॉल करके प्रॉपर बंदा रखना पड़ेगा, और प्लस वो टैक्स का भी काम, या तो आप कारोबार करना छोड़ दें, या फिर आप एक मुलाजिम प्रॉपर इसको फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए रखें, क्योंकि वो आपको चलने नहीं देगा। तो बेहतर यही है कि आप वो रखें, और साथ टैक्स का भी आपको करना पड़ेगा। बट साहब, ये पूरे साल में सेल टैक्स में जितने भी सारा पीछे भी 360 भी आया, और 350 350 भी आया, बहुत सारी चीजें फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस के खात्मे के लिए, ये तमाम एक्सरसाइज करने का कोई मकसद, आपको कोई उसका फायदा हुआ या नुकसान हुआ? मैं आपको 2 चीजें बता। पहली बात तो ये है, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। आप लोगों ने 38 की आप रेड करते हैं, 25 में आप ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है, आपने I&I का डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। आपने पीछे याद होगा बजट जब आया था, फ्रॉड के पूरे सेक्टर के लिए 8 आपने डिपार्टमेंट अलग बनाया। अब तक भी चल रही है। जी, बड़ा कुछ हो रहा है। अच्छा, फिर इसके बावजूद फिर आपने SROs भेजे, जो कुछ भी था, पर्पस एक ही था कि फेक और फ्लाइंग इनवॉइस को कंट्रोल करना। मैं आपको इतना कुछ करके भी आप, ठीक है, किसी हद तक पर्पस अचीव हो भी रहा है, पूरा शायद नहीं हो रहा, उसका एक अल्टरनेट वे भी है मेरे पास। आप सिंपल काम ये कर दे कि आप इनपुट फारग कर दे, सारा रिजेक्ट कर दे, और
रेट को जो 18% है या जो भी है लोअर है उसको 5 से 6% पे लाके इनपुट को रिजेक्ट कर दे, स्टेट वे सेल के ऊपर चार्ज करे जैसे पीआरए कर रहा है या यूएई में हो रहा है। नहीं, फिर बार बार जिस तरह वो चलता है, एक मैन्युफैक्चरर आगे डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, वो 5 से काटता है, फिर वो आगे से फिर काटता है। जो सेल करता जाएगा, जो सेल करेगा सिर्फ वो पे करेगा, इनपुट नहीं मिलेगा उसको। सिंपल सी बात होगी, इनपुट मिलना ही नहीं। आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट से मैं मिसाल देता हूँ, हम पीआरए को बट साहब ये मेरे हाई ऑफिशियल से बात हुई टैक्स एफबीआर के मेंबर से, वो कह रहे मुमकिन नहीं है। नहीं मुमकिन है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पीआरए को 5% सेल टैक्स देते हैं, हमें इनपुट कोई नहीं मिलता, कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। वो सर्विस पे टैक्स है, सर्विस टैक्स में और सेल टैक्स में फिर फर्क क्या है? नहीं, उधर सर्विस है, इधर गुड्स है, फर्क तो सिर्फ ये है। नहीं, सवाल अब ये है, इतने 6-8 स्टेप लेने के बावजूद क्या आप फेक और फ्लाइंग इनवॉइस को खत्म कर सके? अगर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव होता, देखें जितने भी ऑर्डिनेंस है, बिल्स हैं, एक्ट्स हैं, एसआरओज हैं, नोटिफिकेशंस हैं, रूल्स हैं, क्लॉजेज हैं, ये आप सब कुछ क्यों बना रहे हैं? पैसा इकट्ठा करने के लिए ना जी। तो अगर पैसा ही नहीं इकट्ठा हो रहा तो फिर इतने स्टेप लेने के बाद वो स्टेप ले जिससे आप आसानी से देखें। पीआरए पहले की निस्बत पैसा भी ज्यादा इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन है, नंबर ऑफ कस्टमर्स भी, उनके क्लाइंट्स भी बड़े हैं। अभी तो उन्होंने पूरे पंजाब को कहा, लाहौर को भी फोकस पूरा, अभी तक लाहौर को भी कवर नहीं कर सके। मैनेजर उनके जो चेयरमैन है या उनके मेंबर्स हैं खुद आके बता रहे हैं कि पहले से ज्यादा 37% कभी बढ़ जाता है, कभी 30%। अब वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अफसरान ने भी अब एफबीआर वाला रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। अब पिछली रिटर्न उठा के अगर उनको ऐसा बना के टैक्स निकाल के फिर लगा रहे हैं, आप टैक्स जमा करवाएं साहब का, उनकी इनकम से लेकर वो लगा के फिर टैक्स लगाए जा रहे हैं। कुछ जगहों पे 6 साल है, कुछ जगहों पे 8 साल है, तो वो उसमें पीछे जा सकते हैं, लेकिन ये केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है। सिस्टम की खराबी है, जानबूझ के किया जा रहा है वो। नहीं, देखिए किसी की नीयत चेक तो आप नहीं कर सकते। कहीं देखें, हर जगह पे सिर्फ डिपार्टमेंट नहीं खराब होता, कहीं कहीं टैक्स पेयर भी तो मिस डिक्लेरेशन कर रहा होता है ना। लेकिन कोविड में उन्होंने ये साबित किया, 17% से 5% पे आगे ज्यादा ग्रोथ की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एफबीआर अगर ये कर सकता है तो ये तो अगर आप जानते हो तो जाहिर गल है वो एफबीआर के जो पॉलिसी मेकर बैठे हैं उनको भी पता है ना ये। लेकिन अब डिपेंड कर, देखिए हमारा काम है सजेशन देना। आपको पैसे चाहिए, आसान तरीके से चाहिए, हम देते हैं आप नहीं तो फिर इतने तजर्बात, इतना पैसा भी जाया करते हैं सॉफ्टवेयर बनाने पे, हर चीज पे, उसका इनपुट भी कुछ नहीं निकलता। या तो टैक्स बेस उससे बढ़े, टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ हो, फिर तो ठीक है, एसआरओज भी लाए, नोटिफिकेशन भी लाए, एसआरओज भी लाए आप। एट द एंड ऑफ द डे अगर देखें आपकी पॉकेट में पैसा नहीं है, आप इसको बिजनेस समझ लेना एक तरफ। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपकी जेब में पैसा नहीं है, फिर आपकी जान माल वक्त गया ना आपका, गया हुआ। मैं आता हूँ बट साहब दोबारा आपकी तरफ। अच्छा आसम साहब, 24 जनवरी को SRO 55 आया, उसका क्या मकसद था लाने का, उसका अब तक फायदा क्या हुआ? बहुत शुक्रिया इसके लिए। SRO 55 लाने का पर्पज़ ये था कि जितने भी मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर हैं, वो अपने अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, HS कोड्स, क्लासिफिकेशंस उनकी दें, यूनिट की मेजरमेंट दें। अगर कोई ऑयल सेक्टर से है वो लीटर्स में काम कर रहा है, अगर वो केजीज में काम कर रहा है, अगर वो पीसीज में काम कर रहा है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी बताएं, वैल्यूज़ बताएं। अच्छा, इस सारे पर्पज़ को लाने का मकसद क्या था? जैसे भट्ट साहब ने कहा कि नेगियर जे जो होता है वो रिफ्लेक्शन होती है आपकी क्लोजिंग स्टॉक की। अब हमारे यहाँ चूँकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंपोर्ट भी हो रही होती हैं, लोकल भी परचेज हो रही होती हैं, लेकिन कोई भी रिकॉर्ड जो है वो अप टू दी मार्क नहीं होता। जब भी एफबीआर से इस बात पे प्रोसीडिंग्स होती हैं तो कभी भी ऐसा कभी कोई फैसला सामने नहीं आया हमारी नज़र में पिछले 22-24 साल के अंदर कि वो हमारी बात से इत्तफाक कर जाएं या हम उनकी बात से इत्तफाक कर जाएं। इसीलिए लिटिगेशंस चलती हैं, इसीलिए कमिश्नर अपील्स बैठे हैं, इसीलिए ट्रिब्यूनल बैठा है, इसलिए हाई कोर्ट और आगे सो एंड सो। बट द थिंग इज, आपका लाने का पर्पस क्या है? वही बात है कि जितना भी आप बिजनेस करें, उस बिजनेस के ऊपर जो टैक्स आपका बनता है आप गवर्नमेंट को दें और गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करे फ्रॉम डिफरेंट मेजर्स के साथ, जिसमें रोड्स हैं, जिसमें आपकी लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड हैं। जब वो हुकूमत भी करती है लेकिन टैक्स लोग तो देते हैं, जब भी तो अहदाफ पूरे होते हैं ना आसिम साहब। जो दिए जा रहे हैं उन लोगों, वो तो दे रहे हैं, लेकिन जो नहीं दे रहे और जो उस मारात में नहीं आ रहे, ये जो 709 SRO की बात की गई है कि जी 22 अप्रैल को आया, इसमें भी पहले ये FMCG पे एप्लीकेबल हुआ था जो 29 जनवरी को आया था, 29 जनवरी को आया था। 69 SRO जो है वो FMCG पे आया और उन्होंने ये कहा कि यार ये सिर्फ लोग जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं उन पे एप्लीकेबल होगा। बट समहाउ उनका जो टारगेट था एफबीआर का और जो चीज़ें थी एप्लीकेबल
ٹینجبل نہیں ہو پا رہی تھی, امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہی تھی. اب انہوں نے SRO لا کے یہ کہا کہ جی تمام رجسٹرڈ مینوفیکچرر, ریسٹ آف دا مینوفیکچرر ایک ڈیٹ مقرر کر دی. یہ بات بالکل درست فرمائی ہے کہ یہ 1 مہینہ بھی تھوڑا اس کے لیے, جیسے 4 کمپنیز ہیں, پرال ہو گیا کہ EY ہو گئی, 2 سافٹ ویئر ہاؤس ہیں. اب یہ ڈیسیژن ہونا ہے کہ وہ کن کن کے کام کرنے ہیں, کن کے نہیں کرنے ہیں, فیسز کیا ہوں گی, کس طرح سے لیا جائے گا. کوڈ باقاعدہ ایلوکیٹ ہوتے ہیں, اس کوڈ کے اوپر جا کے آپ کی ڈیجیٹل انوائسنگ ہوگی. دیکھیں پرپز کیا ہے, اگر آپ اس کی تقریر پڑھیں, اس کی تمہید پڑھیں تو اس میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ تمام لوگ انوائس کریں. جی POS جو تھا وہ تھوڑا لو لیول پہ تھا, POS شاپ لیول پہ تھا, POS ریٹیلر لیول پہ تھا. نہیں, وہ تھا ریٹیل کے اوپر. ٹیئر 1 ایکچولی ڈیفینیشن ہے ریٹیلر کی کہ آپ نے جتنے بھی ریٹیلر ہیں وہ POS انٹیگریٹ کریں. اس کی انہوں نے وضاحت بیان کی کون کون کرے گا, ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ والا کرے گا, AC والا کرے گا, شاپ کی میئرمنٹ دے دی کہ یہ کرے گا. بٹ یہ انہوں نے تمام پہ لگا دیا ہے, تمام مینوفیکچرر, تمام ڈسٹریبیوٹر, تمام ریٹیلر, ہول سیلر, امپورٹر, ایکسپورٹر. میں بڑا حیران ہوں گا کہ اگر شالمی اور انارکلی اور صوبہ بازار, رنگ محل جیسے لوگ بھی رجسٹرڈ ہو جائیں گے. It will be surprise for me. Sir, it will be surprise for me, not me. Tier 1 کے لیے بھی 17 فروری کو پھر ان کو نوٹس 169 لانے کا کیا مقصد تھا؟ سر وہ مقصد یہ تھا, ایک تو ہماری تعداد بڑھ جائے اور کچھ نہ کچھ ریونیو جنریٹ تو ہونا ہی تھا. سر دیکھیں POS کے آنے سے جب انوائسنگ ہو جائے, اور اس کا بھی انہوں نے یہ کیا کہ اگر کسی کی 3 دن ڈی لنک رہے گا سافٹ ویئر ود FPR, اس کا آڈٹ ہوگا, اس کو پینلائز کیا جائے گا سیکشن 33 کے تحت, اس پہ پینلٹیز لگیں گی, اس پہ اور بہت سارے چیزیں آئیں گی. لیکن سر یہ سارا کچھ کریں, دیکھیں 164 پینلٹیز بار پھر ان کو بڑھایا بھی گیا, کم بھی کیا گیا. جی فوکس کرنا تھا کہ یہ مینڈیٹری کیا جائے POS کو. 164 SRO آیا 17/2 کو, لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں جتنی بھی امپلیمنٹیشن ہوئی ہیں, جتنے بھی پر تولے گئے ہیں اس عوام کے لیے کہ جی یہ آ جائیں, کیا اتنی مہارت ملی ہیں, کیا اتنی فیسیلیٹیشنز آئی ہیں؟ میرے سینئر دوست بیٹھے ہوئے ہیں, یہ خود بتائیں گے کہ جی کوئی فیسیلیٹیشنز نہیں لائی گئی. بھائی جان ہمارا کام ٹیکس لینا ہے, سہولت فراہم کرنا نہیں ہے. ہم نے تو پھر SRO 14 مارچ کو بھی ہم نے آپ کو دیا 364 کا جناب الیکٹرانک انوائس کے لیے. اب FBR نے جنوری سے لے کے ابھی تک جتنے بھی SRO سیلز ٹیکس کی صورت میں نکالے ہیں وہ مانیٹرنگ اور صرف مانیٹرنگ, چاہے وہ مینوفیکچرنگ پریمیسز پہ ہوں, چاہے وہ سرویلنس پہ ہوں, چاہے وہ ٹیئر 1 پہ ہوں, چاہے وہ 55 کا نام دیا جائے اس کو, یا چاہے وہ 709 کا SRO دیا جائے. مجھے کوئی ایک بتا دیں جس میں یہ کہی گئی ہو بات کہ یار یہ ان پٹ بھی ایڈ ہو گیا ہے, یہ ان پٹ بھی ایڈ ہو گیا, یہ فیسلٹی بھی ملے گی آپ کو. کچھ بھی نہیں ہے. کیمرے لگائے جائیں گے پر آپ کی پریمیسز پہ. جی جو جتنے بھی مینوفیکچرنگ یونٹ ہیں ان سب پہ 364 SRO 14 مارچ 2025. اب تو آپ کو کوئی چیز بھی نہیں. اب انیگزر C1 نکال دیا 578 SRO 8 اپریل 2025 کو آیا. اس نے کہا جناب کہ اب آپ نے مجھے انیگزر C1 کے اندر بائر کی ڈیٹیل دینی ہے, انوائس کا ریفرنس دینا ہے, اماؤنٹ جو ریسیو کر رہے ہیں چاہے بیٹس اینڈ پاسز میں پیسز میں آپ کے پاس آ رہی ہے. جی یو ہیو ٹو میک شیور کہ یو انٹرڈ ایوری تھنگ ان دا ریٹرن جو اس وقت موجودہ چل رہی ہے. میرا خیال ہے کہ سر وہاں پہ جو ان کو گائیڈ کر رہا ہے ریٹرن کے حوالے سے, اللہ کرے کہ وہ خود بھی ریٹرن بناتا ہو. IMF کا کام تو ریٹرن بنانا نہیں ہے. سر دیکھیں یہ کام تو ہمارے جتنے بھی اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو گائیڈ کر رہے ہیں ان کو, ان کا کام ہے ان کو گائیڈنس دینا. بٹ نہیں, اگر IMF کا وہ ٹیکس چوری کو روکنا, فیک اینڈ فلائنگ انوائسز کو روکنا کام تھا تو پھر تو IMF کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے سمگلنگ کتنی ہے, اس میں سمگلنگ کو پھر روک لے, پھر تو ان کی ضرورت نہیں تھی. IMF کا رول کیا ہوتا ہے؟ آپ IMF کو سمری پیش کرتے ہیں کہ ہم اس مد میں یہ لے آئیں گے, اس مد میں لے آئیں گے, بجلی میں یہ آپ ہماری توانائی پیسہ لے کے آئے گی, پیٹرولیم یہ لے کے آئے گی, FBR یہ لے کے آئے گا. اس وقت دیکھیں قرضہ لینا کہانی تو سنانی پڑتی. سر دیکھیں میری بات سنیں, ابھی بھی ریکوریز کے حوالے سے آپ FBR دیکھ لیں, مار دھاڑ ہو رہی ہے, 38 لگ رہے ہیں, ٹیبل پہ ڈیسیژن ہو رہے ہیں. کیا کوئی ایسا کام آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ خود کہیں کہ یار ہاں ہم نے یہ سسٹم ڈیولپ کر دیا, اتنے لوگ آ گئے ہیں, ہمیں یہ 100 روپیہ اکٹھا ہو رہا ہے, آپ اس 100 روپے کے لیے جو جیسا جہاں بھی چاہ رہے ہیں آپ کر رہے ہیں, کسی کو ایزنس تو نہیں دے رہے آپ تو کسی کی پریمیسز پہ جا کے آپ
ٹھیک ہے FBR نے رائٹس دیے ہمیں کہ آپ کو لگے کچھ سسپیشیس ہے, اگر آپ کے کیری فارورڈ بہت زیادہ کھڑے ہو گئے ہیں تو آپ کسی کو نوٹس کریں, آپ اس کو پوچھیں, نہ کہ اس کی پریمیسز پہ جا کے سارا کچھ لے آئیں اور اس کے بعد کہیں جی بیٹھ کے آپ ڈسکس کر لیں اور 3 دن میں ڈیسائیڈ کریں. اچھا, پہلے اس میں ڈی رجسٹریشن کے رول نمبر 11 میں انہوں نے ڈی رجسٹریشن کا لایا ہے. پہلے مینول 90 دن میں وہ فیصلہ کمیشن کر دیتا تھا ڈی رجسٹریشن کا, اب آن لائن کر دیا, 60 دن میں فیصلہ ہوگا. سر انہوں نے رول 11 کے اندر تھوڑا سا ماڈیفیکیشن, تھوڑا کیا سارا کچھ ہی ماڈیفائی کر دیا. انہوں نے کہا جی اب آپ کا ان پٹ بھی رک جائے گا, ریفنڈ بھی نہیں آپ لے سکیں گے, 60 دن میں فیصلہ کرے گا, اور اگر پروسیڈنگ آپ پوری نہیں کریں گے تو آپ پہ یہ بھی ہوگا, آپ کا وہ بھی ہوگا. لیکن اس بات کی انہوں نے کہا کہ مینول جو ہے اب اپلیکیشن ایکسیپٹ نہیں ہوگی, تھرو آن لائن چینل آپ آئیں, آپ کو پراپر مینج کیا جائے گا. ابھی فی الحال چونکہ کوئی ہوئی نہیں ہے اس طرح کی. کیا آج تک جو مینول 90 دن میں جو فیصلہ کمیشن کرتا تھا, آج تک کوئی ڈی رجسٹریشن کا فیصلہ ہوا ہے؟ سر میری پریکٹس میں تو نہیں ہوا ابھی تک. آن لائن کس طرح کر سکیں گے؟ دیکھیں ویسے تو ہر چیز سر IRS پہ اویلیبل ہے, اب ہم کرنا نہ چاہیں ہمارے پاس 10,000 بہانے ہیں. شیخ خرم عباس صاحب, آپ کو کافی دیر سے ہم نے فارغ بٹھایا ہوا ہے جناب, بریک کا, لیکن بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے. لیکن اب جو موجودہ حالات میں ٹیکسیشن میں جو ایشوز آ رہے ہیں, جنرل ایشوز, آپ ان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اور وہ کیا کیا ہیں جو حل طلب ہے؟ لیکن بریک سے بعد ناظرین چھوٹے سے کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی خرم صاحب, اچھا دیکھیے, جو پاکستان کے ٹیکسیشن جنرل مسائل ہیں وہ 2 کیٹیگریز میں آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جو ریاست اور جو نیشنل لیول کے اوپر ایک ٹیکسیشن کے پرابلمز ہیں, ایک وہ پرابلمز ہیں جو ٹیکس پیئر کو یا عوام کو فیس کرنے پڑتے ہیں. تو یہ دونوں ڈفرینٹ سیٹس آف مسائل ہیں. مثلا سب سے پہلے عوام سے شروع کر لیتے ہیں, کیونکہ ریاست والی سائیڈ کافی گمبھیر ہے, اس کے بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. لیکن ریاست کی سب سے بڑی جو پریشانی آج کل ہے وہ تو باہر بیماری ادھر ہی ہے, لیکن ہم عوام سے شروع کرتے ہیں. دیکھیے ہمارا ٹیکسیشن کا نظام کمپلیکس ہے اور انپریڈکٹیبل ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ہر سال نیا آپ فائنینس ایکٹ لاتے ہیں, بڑی ڈراسٹک چینجز ہو جاتی ہیں, اور درمیان میں شارٹ ٹرم میں آپ SROs بھی لاتے رہتے ہیں. جیسے میرے دونوں برادران نے کچھ SROs کے ذکر ہوئے, ڈیبیٹ ہوئے, تو ہر سال ہم 2 4 5 6 SROs دیکھتے ہیں. انپریڈکٹیبلٹی کی وجہ سے کسی بھی عام کاروباری کو اپنا کاروبار اور اس کی پلاننگ کرنے میں بہت دشواری ہے. اب نیا کاروبار کر ہی نہیں سکتے, اور جو چلا رہے ہیں وہ اللہ کے حوالے ہے. پھر آپ کی کمپلائنسز بڑی کمپلیکیٹڈ ہیں, آپ کی جو ریٹرن ہے وہ بھی کہیں ٹھہر نہیں رہی, ان میں آئے دن آپ نئی چینجز کر دیتے ہیں, وہ اچھا خاصا مہینے میں 3 بار SROs آ رہے ہیں. یس, اور کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں. پھر دیکھیے انفیئر پلینگ فیلڈز ہیں. ایگریکلچر کو آپ نے الگ قسم کی چھوٹیں دی ہوئی ہیں, ریئل اسٹیٹ کو آپ نے اوور ٹیکسیشن کر دی ہے, ریٹیل سیکٹر کو آپ لائے ہیں تو وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ایک جو لیول پلینگ فیلڈ ہے بزنسز کے لیے, وہ بھی مطلب ایکویٹیبلٹی آف ٹیکسز نہیں ہے. یہ عوام کے پرسپیکٹو سے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ریئل بینیفٹ نہیں ہے عوام کو ٹیکس پیئنگ کی طرف جانے کا اور رجسٹرڈ ہونے کا. ریئل بینیفٹ, آپ نے بینیفٹ سے ان کو ٹیکسیشن کی طرف اٹریکٹ نہیں کیا, آپ نے سزاؤں کے ذریعے انہیں اٹریکٹ کیا ہے. دس از ویری بیڈ اٹریکشن. خوف زدہ کر کے جب آپ کرتے ہیں تو کوئی دل سے تو نہیں چاہ رہا نا. تو کوئی بھی ریاست جو ہے ڈیولپ تب کرتی ہے, اپنا ریونیو تب اچھا بناتی ہے جب وہ عوام کے دل سے بات اٹھتی ہے کہ ہاں مجھے ذاتی طور پر میرا سیلف انٹرسٹ ہے کہ اگر میں ٹیکس پیئنگ میں جاؤں اور رجسٹر کرواؤں. تو خوف سے نہیں, خوف سے کبھی ٹیکسیشن ہمیشہ ناکام ہوئے ہیں ٹیکسیشن سسٹمز. اب آتے ہیں ریاستی سائٹ کے اوپر. دیکھیے ہماری ریاست کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے بہت ہی فریگمنٹڈ ڈیٹا ہے ہمارا. مثلا FBR, نادرا, SECP اور جو پروونشل ٹیکسز ہیں, ان سب کا اپنا اپنا ڈیٹا ہے. دیر از نو یونیفیکیشن اور فیصلے بھی اپنے سندھ والے پنجاب کو نہیں مانتے, پنجاب والے سندھ کو. یار اور بڑا کچھ ہے, یعنی سارا ڈیٹا جو ہے ڈپارٹمنٹس کا فریگمنٹڈ ہے. تو ریاست اتنے فریگمنٹڈ ڈیٹا کو جب تک یونیفائی نہیں کرتی, ایک سٹریم میں نہیں لاتی, تب تک ریاست کو کیسے پتا چلے گا کہ ٹیکس کہاں سے لینا ہے, کتنا لینا ہے, کرنا کیا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ٹیکس بیس آپ کے ملک کی بڑی نیرو ہے. اس نیرو ٹیکس بیس دیکھیں 240 ملین آپ کی عوام ہے, 24 کروڑ عوام ہے, اس کے اندر 7 کروڑ 20 لاکھ آپ کی لیبر فورس ہے, اور جو ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ کتنی ہیں, 10 ملین بھی نہیں ہے, 4 سے 5 ملین, اور 7 کروڑ 20 لاکھ کی آپ کی لیبر فورس ہے. وہ کسی نہ کسی اکنامک ایکٹیویٹی میں لگی ہوئی ہے. وہ ایکٹیویٹی پھر اس لیبر فورس میں کوئی تقریباً 73 سے 75% لیبر فورس, یہ ریکارڈڈ بات ہے, پاکستان کے اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا سے یہ ثابت ہوتی ہے, کریڈیبل انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ 73 سے 75% لیبر فورس انڈاکومنٹڈ ہے, انفارمل
इकोनॉमी में है, आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है, टैक्स बेस तो नैरो रहेगी, फिर आप वो कैसे ब्रॉडन होगी? आप ब्रॉडन करते हैं इस तरह कि जिसको पहले टैक्स नेट में है उस पर और टैक्सेस लगा देते हैं। दिस इज अ वेरी बैड एंड काउंटर प्रोडक्टिव मेथड किसी भी नेशन के लिए। फिर आपके अंदर शॉर्ट टर्मिज्म बहुत ज्यादा है, आप सोचते ही शॉर्ट टर्म है। इस पर मैं बाद में आता हूँ। ये दूसरी बात ये है कि आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस पर ओवर रिलायंस है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके टोटल रेवेन्यू कलेक्शन का 60% है, और जो नहीं, आप मैं बड़ी टाइट मार्किंग कर रहा हूँ। देखिए 40% जो बाकी बचता है उसमें से भी 70% आप विद होल्डिंग टैक्स के जरिए ले रहे हैं, आप उसे भी इनडायरेक्ट टैक्सेस कहिए। आपने बिजनेसमैन को गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्टर बना दिया है, ये उसका काम नहीं था, ये आपका काम था, आप अपना काम करना नहीं चाहते। अच्छा, मैं आता हूं आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर जो हमारे यहाँ मसला है और सोल्यूशन भी उसी में। आज तक जब से पाकिस्तान बना है हमारी कोई क्रेडिबल सिंगल नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी या स्ट्रेटजी नहीं बनी, आज तक नहीं बनी। किसी भी मुल्क की टैक्सेशन फॉलो करती है उस मुल्क की टैक्स इकोनॉमिक पॉलिसी। अब इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब मैं मिसाल देता हूँ, कई मुल्कों ने ये सोचा भाई हमें इंडस्ट्रियलाइज होना है, हमने एग्रीकल्चर पर कम से कम रिलायंस कर, ये तो हमने भी नारा लगाया, मेरी अर्ज कई कंट्रीज ने ये किया, तो उन्होंने अपनी नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी में इस बात को लाया ना कि हमने यूं करना है और इतने इतने साल के हमारे प्लान है जिसमें हमने ये करना है। और उसमें फिर वो ये अंदाजा लगाते हैं कि हमने उन इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर में उन बिजनेसेस को या उन सेक्टर्स को प्रमोट करना है कि जिनकी डॉक्यूमेंटेशन और फिर टैक्स कलेक्शन ये दोनों चीजें आसान हो। मतलब इंडस्ट्री है, एक बंदे ने मैन्युफैक्चरिंग में आया है, वो फैक्ट्री लगाएगा, एक लार्ज सेटअप है जो उसे लगाना पड़ेगा, उसके लिए मशीनरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, उसके इंपोर्ट बिल बनेंगे, वो कुछ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेगा, उसके यानी कदम कदम के ऊपर उसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी है और उसने एक कंपनी बनानी है, वो अलग डॉक्यूमेंटेशन होनी है। देखिए बात ये है कि आप अपनी नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी में लिखते हैं कि हमने ये जो इंडस्ट्री है या सर्विसेज है इन सेक्टर्स को प्रमोट करना है ताकि हमारी रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़े और ताकि ये वो सेक्टर्स हैं जो बड़े वैल्यूएबल हैं, इनकी प्रोडक्ट कई दफा एक हजारों एकड़ जमीन पर उगी हुई पैदावार के बराबर उनकी चंद महीने की प्रोडक्ट और उनके यील्ड्स होते हैं। आप ये चीजें लिखते हैं, फिर उसके मुताबिक आप टैक्सेशन करते हैं। टैक्सेशन फिर फॉलो करती है कि आपने इन सेक्टर्स को टैक्स इंसेंटिव देने ताकि ये ग्रो करें और एक खास वक्त तक फिर आप प्लान बनाते हैं, 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 50 साल का। और जो एक तो जिसने उस बिजनेस में आना है वो उस पॉलिसी को पढ़ता है, वो फिर उससे उसकी बेस पर आए हुए टैक्सेशन को समझता है और वो समझता है हाँ यार 5 साल तक मुझे नहीं छेड़ेंगे, 5 साल बाद मेरा टैक्स रिजीम ये होगा, 10 साल बाद मेरा ये। फेयरली इजी फॉर हिम एनालाइज। मकरूज की कोई पॉलिसी या कोई इज्जत होती है? मसला ये है कि आप मकरूज भी इन्हीं वजहों से हैं कि आपने ना अपनी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई है, कि अगर पॉलिसी बनाते तो आपके सारे मुल्क के इदारों को उनको फॉलो करना पड़ता। फॉलो कोई नहीं करना चाहता, बाउंड कोई नहीं होना चाहता। हर कोई चाहता है कि जो मेरी टर्म आई है और ये टेन्योर आया है, जो बना सकता हूँ बनाऊँ और मैं अपने लोगों के लिए जो फायदे ले सकता हूँ लूँ। मेरी अर्ज आपको सबसे पहले एग्रीकल्चर को मैं अर्ज करता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि आपकी एक नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी बननी चाहिए जिसमें ये लिखा होना चाहिए कि देखिए जो आपका एग्रीकल्चर है वो तकरीबन 24% मैक्सिमम जो एस्टिमेटेड 24% ऑफ द जीडीपी योर जीडीपी है। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर 1 से 3% कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर दुनिया में, 1 से 3%, और हमारा 24 है। आप हाईएस्ट जो है चाइना का लगा लें 7% है। चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं इनके मुकाबले के एक एग्रीकल्चरल लैंड है जो चाइना की है। दोनों ही इंडस और गैंगेटिक जो एग्रीकल्चर फ्लड प्लेन्स हैं जो इतने बड़े मैदान है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी करते हैं उससे भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी है चाइना के यांगजी और येलो रिवर की। तो बात यह है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल बेस रखने और पे उसे ले आया है और 7% से भी कम हो रहा है। अच्छा, आप देखिए कि चाइना की दुनिया में पिछली 3 दहाइयों में सबसे ज्यादा तेज तरक्की साउथ कोरिया और चाइना ने की है। साउथ कोरिया में इंडस्ट्रियल जो कंट्रीब्यूशन है 35% है और चाइना में है वो 41% है। भाई उनकी टैक्स बेस क्यों ना बढ़ेगी? फिर इंडस्ट्री जो वैल्यूएबल चीज प्रोड्यूस करती है उस पर टैक्स भी उस रेशो का होता है। गवर्नमेंट के तो खजाने भर जाते हैं। इसके अलावा उनके पास सर्विस सेक्टर होता है जैसे बैंकिंग है। भाई जो आपकी जो इंडस्ट्री है उसे सर्विसेज चाहिए होती है, वो सर्विसेज भी इक्वली वैल्यूएबल होती हैं, वो दुनिया में हाईटेक होती हैं। चाइना में कंस्ट्रक्शन सर्विस पूरी दुनिया के अंदर बेच रहा है। मैं एक सिर्फ सेक्टर की बात कर रहा हूँ, सिविल इंजीनियरिंग जो उनकी है वो पूरी दुनिया में बिक रही है, वो सर्विस भी फिर उस लेवल पे जाती है। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि देखिए
पाकिस्तान के अंदर आपको पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की इतनी बड़ी आपने बेस बना रखी है, उसकी वजह से आपके फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, एग्रीकल्चरल टैक्स भी नहीं आने दे रहे, फिर आपकी जो इंडस्ट्री है वो भी ग्रो नहीं करने दे रहे, इंडस्ट्रियल जो सेक्टर्स हैं उनके ऊपर भी उन्हीं का कब्जा है, और वो लेजिस्लेशन भी वैसी करवाते हैं कि जो उन्हीं की हद तक रहे, तो आपकी इंडस्ट्री भी ग्रो नहीं करने दे पा रहे। खुरम अब्बास साहब, क्योंकि टाइम कम होता है, प्रोग्राम खत्म हो जाता है, आपने 77 साल का पूरा तजिया हमें बताया। दुनिया की जितनी भी दुनिया है उनकी हुकूमतें अमीर है, अवाम गरीब है, फिर हमारे पाकिस्तान के अवाम अमीर है, हुकूमत गरीब है, ये क्या वजह है? जो मैंने अभी आपको सारी बातें बताई हैं, ये उसका लाजमी इफेक्ट है कि होता ये है कि अवाम बहुत अमीर हो जाती है, और उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब अवाम अमीर होती है, क्योंकि वो जो बैठे हैं अंदर इक़्तिदार में वो भी बिग बिजनेसमैन है, वो भी एक तरह से उसी कौम के अवाम में आते हैं। एक तो अवाम हम अपनी पुअर और मिडिल क्लास को कहते हैं, नहीं अगर अवाम कहा है तो उसमें अमीर गरीब सारे शामिल हैं ना। तो जो दौलत अपनी तरफ समेट के ले जा रहे होते हैं वो उस मुल्क में दौलत भी नहीं रखते, वो भी बाहर ले जाते हैं। होता यूं है कि वो चंद लोगों के लिए रियासत बनी होती है, वो आम अवाम के लिए या रियासत अपने आप को ताकतवर करने के लिए, उसका वो मकसद ही नहीं होता अपने आप को ताकतवर करने। पाकिस्तान में एक सबसे बड़ी कहावत है, अमीर से अमीर तक और गरीब से गरीब तक, लोग गुर्बत से नीचे जाते जा रहे हैं, अमीर अमीर से होते जा रहे हैं। ये टैक्स निज़ाम की फ्लॉप होने की वजह है या हुकूमत की वजह है? इस असल में कमजोरी कहाँ पे है? जैसे कमजोरी हमारी इकोनॉमिक अहदाफ क्लियर ना होने पर, हमने ये तय नहीं किया हुआ कि हमने मुआशी तौर पर बतौर रियासत करना क्या है, किस तरफ जाना है। इसी वजह से हमारी टैक्सेशन पॉलिसी भी पुअर है और वो अनप्रेडिक्टेबल है, उसकी मतलब समझ नहीं आती। हमें अपनी सिमत का पता नहीं है। यस, हमने जहाँ पहुँचना है उसको हमने तयन नहीं किया हुआ। यस, ये ज्यादा है प्रॉब्लम। हमारी नीयत नहीं है वहाँ तक देखिए, पहुँचने की, बस हमारी नीयत नहीं है। देखिए, पते हमें सारे हैं, आप पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार में से किसी कॉरिडोर ऑफ पावर में चले जाएं, वो उनको सब पता है। माशाल्लाह, वो कहते हैं हमें सब कुछ पता है। देखिए, और उनको पता भी है, ऐसा नहीं हो सकता उन्हें ना पता हो। 4-4 दफा जो पार्टियां इक़्तिदार में आई हैं उन्हें पता ना हो पॉलिटिकल साइड पे, और इस्टेब्लिशमेंट भी जो हमेशा इक़्तिदार में रही है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, उन्हें ना पता हो, सब पता है। मसला ये है कि सारों की एक यूनिफाइड नीयत नहीं है। ये रियासत है और इस रियासत की इकोनॉमी को किस तरह से चलाना है, किस तरह स्ट्रैटेजाइज करना है, किस तरह से इसे आगे लेकर जाना है। अगर वो हमारी नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी या स्ट्रैटेजी बन जाए और वो क्लियर और सारी पार्टीज आपस में तय कर लें कि जो भी हुकूमत में आएगा इस पॉलिसी को नहीं छेड़ेगा, और अगर छेड़ेगा तो सारे के सारे मुल्क के जो पावर स्टेक होल्डर्स हैं वो इकट्ठे होके ही उसको छेड़ सकते हैं, तो फिर हमारी टैक्सेशन पॉलिसी भी बन जाएगी और वो क्लियर होगी कि कैसे टैक्सेशन होनी है। 78 साल में अब हम सबसे पहले हमें पाकिस्तानी बनना है या कौम बनना है या अवाम बनना है? जो दुनिया में हालात हैं, और आप अरब में चले जाएं, अजम में चले जाएं या हिंदुस्तान में चले जाएं, हर कोई आपको पाकिस्तानी समझता है और इज्जत नहीं देता। मेरी अर्ज सुनिएगा, आपकी पूरी दुनिया के अंदर शनाख्त, आप भूल जाइए कि बतौर इंसान आपकी शनाख्त है, हो ही नहीं सकता। आपकी बतौर पाकिस्तानी शनाख्त है। आप सिर्फ इसी बात को अंडरस्टैंड कर लें तो आपको सबसे पहले एक पाकिस्तानी होना चाहिए। ये आपकी जमीन है। होने पर हमें फख्र कब महसूस होगा? पाकिस्तानी होने पर फख्र आप इस वक्त भी कर सकते हैं कि आपके पास हुंजराब पास से लेकर कराची तक एक वास्ट लैंड मौजूद है जो डाइवर्सिफाइड है, और आप हर तरह की उसके अंदर आमदोरफ्त कर सकते हैं। आपको एक फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं, आप कारोबार कर सकते हैं, आप तालीम हासिल कर सकते हैं। आपने अगर अपने मुल्क की कदर करनी है तो आप वो जो पाकिस्तान यहाँ से जिनका खरूज किया जा रहा है उनसे पूछ के देख लीजिए या उनकी हालत देख लीजिए। दे आर डाइंग कि हमारे बच्चे यहाँ के स्कूलों में पढ़ें, उधर ना चले जाएं, उधर हमारे बच्चे भी पढ़ नहीं सकेंगे। हमें कदर करनी हो और प्राउड करना हो तो हमारे मुल्क में अब भी कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि हम सारे पाकिस्तानियों को मिलकर इस बात बारे में सोचना चाहिए कि हम अपने अरबाब इख्तियार को मजबूर करें कि वो एक इकोनॉमिक पॉलिसी बनाए, और इकोनॉमिक पॉलिसी बन जाएगी तो बाकी पॉलिसी अपने आप तय हो जाएंगी। एक टारगेट का तयन कर ले और सिमत अपनी दुरुस्त कर ले, नीयत सही कर ले। आप आगे आसिम साहब, आज एक नोटिफिकेशन हुआ जिसमें भट्ट साहब ने बताया था जिसमें 1 माह की तोसी होगी, लेकिन इससे पहले 22 अप्रैल को एक वो SRO आया था 709, तो उसको क्या लाने का मकसद था? सर वो तो लाया इसलिए गया है कि आपकी फेक फ्लाइंग इनवाइस और इसके हवाले से जो भी कैश की ट्रांजैक्शंस हैं, जिसका 73 वैसे तो वाज़े तौर पे सेल्स टैक्स के अंदर मौजूद है, उसको रोकने के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट को, लेकिन ये है कि जो भी इसमें मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, हर सब कुछ इसमें डाल दिया गया है। 709 SRO के अंदर उन्होंने ऑल रजिस्टर्ड की बात की है। अब उसमें वो मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है, इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, व्हाट्सएवर ही इज रजिस्टर्ड इन एनी कैटेगरी इन सेल्स टैक्स, ही मस्ट इशू द
digital invoice with the licensing of 4 companies, Pearl, EY and 2 other software houses. وہ اس کے اندر مجبور ہے کہ اب اس کو وہ ڈیجیٹل انوائس کرنی ہی کرنی ہے تاکہ وہ اچھا اس کا پرپز یہ ہے کہ جو نہیں رجسٹرڈ ہو رہے وہ بھی ہوں, جو بیچارے کوشش کر رہے ہیں FBR نہیں ہو رہے وہ بھی ہوں, وہ بھی پیسہ دیں ہمیں, ہم کچھ کریں نہ کریں یہ میٹر نہیں کرتا. سیل ٹیکس کی ریٹرن اگر نیل کی فل کرنی ہے آپ کو کمشنر سے اجازت لینی پڑے گی. اگر کمشنر اجازت دیتا ہے تو سی اور ڈی کی آپ کو ایگزمپشن ہوگی, باقی ریٹرن آپ کو دینی پڑے گی ساری. جی بالکل ایسے ہی ہے, دینی پڑے گی, جو آپ کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہے. اسی لیے کہ پہلے سیلز بھی ہو رہی تھیں, پرچیز بھی ہو رہی تھی ان کے خیال میں, اور لوگ نال کی ریٹرن فائل کر دیتے تھے. سارے مدعے کا ہم یا تو کسی کو اعتماد کر لیں یا کسی کے بن جائیں یا کسی کو بنا لیں. سیل ٹیکس میں بٹ صاحب نے بھی کہا تھا سیل سنگل ڈیجٹ پہ لے آئیں, آپ ان سارے جھنجٹ کو ختم کر دیں. سر ویسے تو انڈیا بھی یہ کر ہی رہا ہے, دبئی میں ٹاپ کو دبئی اس میں بھی ویٹ سسٹم ہے. چلیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو وہ گرو کر رہا ہے نا سر, 2 سال 3 سال ہوئے سسٹم کو آئے ہوئے. 70 سال ہماری بھی عمر ہو گئی ہے, ہم بھی گرو ہی کر رہے ہیں ابھی. سر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ایکچولی پوائنٹ آف ٹاپک ہے کیا, ہم پوائنٹ آف کنسرن کیا ہے ہمارا, ہم ان کو لے کے آئے نظام کو. اصل میں جب ہم نے دینا کچھ نہیں ہے پبلک کو تو پھر مانگی جانا تو پبلک بھی ریزسٹ کرے گی نا, نہیں رجسٹرڈ ہوگی. بات 3-4 پروگرام میں واٹس ایپ کے ساتھ میں نے پہلے بھی کیا تھا, یہ بات پہلے بھی ڈسکس ہوئی تھی کہ اگر ہم سنگل ڈیجٹ پہ آ جائیں تو سارے معاملے ہی ختم ہو جائیں گے. ندیم بٹ صاحب کیونکہ آپ استاد ہیں, ہم آپ سے کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں. پورے ہم آج جو ہمارا ڈسکشن ہماری ہوئی, POS بھی ہے, آن لائن بھی ہم کرنا چاہتے ہیں اور الیکٹیو بھی انویسٹ بنانا چاہتے ہیں, سارے کا مقصد کیا ہے؟ ان سولوشن آپ سمجھتے ہیں اگر واقعی سارا کچھ ایسے بھی کر لیں تو کیا واقعی ہم اس ٹیکس بیس کو بڑھا سکیں گے, ٹیکس نیٹ کو بڑھا سکیں گے؟ جتنی ایفرٹ لاسٹ 5 ایئرس سے ہم نے بھی, میں نے آپ کو بتایا تھے انٹیلیجنس ونگ, فراڈ کا 38 کا سیکشن, 25 کا سیکشن, پھر فراڈ کی ڈیفینیشن ایکسٹینڈ کی گئی, ٹھیک ہے, غلطی کو بھی جو انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی اس کو بھی ہم نے فراڈ میں ڈال دیا. تو میرا سوال یہ ہے اتنی محنت اگر ہم نے براڈننگ اور ٹیکس بیس پہ کی ہوتی اور ریٹ کو ریشنلائز کیا ہوتا تو آپ دیکھتے جاتے کدھر ہے. ٹھیک ہے, ایک اور پرابلم, ایک سجیشن 2 اور یہ آ رہی ہیں کہ آپ نے ان 4 پارٹیز کو جو پاور دی ہے, اگر ایک بندہ, ایک ڈپارٹمنٹ, ایک ادارہ اپنے بندوں کے تھرو خود سے وہ کام کر سکتا ہے تو آپ اس کو بھی پرمیشن دیں تاکہ وہ وداؤٹ کسی کاسٹ کے اپنی چیز کو چلا سکے. آپ نے صرف 4 بندوں کو کیوں دی؟ نمبر 1. BTP میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا. اچھا اس میں ایک اور پرابلم اب یہ آئے گی کہ کئی دفعہ اکثر کیا ہو رہا ہے, آپ ایک قانون بنا دیتے ہیں, پتہ لگتا ہے کہ اس کی جو ریٹرن ہے وہ اس قانون کے ان ریکنسیلیشن میں نہیں بنی ہے. اچھا میں آپ کو ایک مثال بھی دے دوں, پچھلے کچھ 7 سال سے منیمم ٹیکس کا کانسیپٹ انکم ٹیکس کے اندر ہے. جب آپ ریٹرن میں وہ ڈالتے ہیں تو وہ اس کی زیادہ تر کیسز میں لائبلٹی جو لا نے کہی ہے اس سے بھی بڑھا دیتی ہے. اب جیسے اب یہ سیل ٹیکس والا ہے تو اس کے H1 کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, پیسج آف ٹائم سے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ ہوم ورک کر لیا کریں, اس کے بعد اپلائی کر لیا کریں, زیادہ بہتر ہے. یعنی تو پھر اتنے انسٹیٹیوٹ ہیں ان سے معاملت لے لیں, ان سے ٹیکس بارز ہیں ان سے معاملت لے لیں. میں مانتا ہوں کہ پورے پاکستان کے لیے چیز بنانا بہت مشکل کام ہے, لیکن پورے پاکستان میں ٹیکس بارز بھی ہیں, انسٹیٹیوشن بھی ہیں اور بڑے بڑے ماہر IT کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو آپ فری کر کے دے سکتے ہیں FBR کو. بالکل دے سکتے ہیں, کیوں نہیں دے سکتے. بارز کو کنسلٹ کریں, چیمبرز کو کریں, وہ آپ کو فری بنا کے دیں گے. آگے سوال, خرم عباس صاحب نے ایک بڑی اچھی طرف ہمارا اشارہ دیا. 24% ہماری اکانومی میں GDP ہے زراعت, اور چائنا اتنا ٹاپ پہ ملک ہے اس کی 7% ہے, پھر ہم پیچھے کیوں ہیں؟ دیکھیں یہ اب اگر آپ ایک ڈیولپڈ کنٹری کو انڈر ڈیولپ سے کمپیئر کریں گے تو پہلے آپ اپنے آپ کو اس لیول پہ تو لے کر آئے نا. ان کی پالیسیز, ان کے پروسیجر, جیسے بڑا ڈیٹیل میں انہوں نے بات کی ہے, بڑی صحیح بات کی ہے انہوں نے. ہر کنٹری کے حد و کال, اس کی لینڈ فرٹیلٹی, اس کی ریکوائرمنٹ, اس کی لیبر فورس, اس کے پاپولیشن کا جیوگرافیکل, وہ سارے فیکٹر دیکھ کے تو ہمارا ملک بڑا زبردست ہے. اگر ہم کرنا چاہیں تو بہت کچھ ہمارے ملک میں. اتنے 5-6 موسم کے ساتھ ہر چیز آپ کے ملک میں اویلیبل ہے. اگر ہم وہی بات ہے, نیت کا اگر فقدان ہے تو اس کا تو پھر. ندیم بٹ صاحب آپ کو بہت شکریہ, محمد آسم صاحب آپ کو بہت شکریہ, خرم عباس صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ایکسپرٹ کا آپ نے گفتگو سنی سیل ٹیکس پہ اور جنرل ایشوز پہ جو ہم نے گفتگو کی. آج کے جو پروگرام کا رزلٹ تھا وہ یہ تھا, اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنی سمت کا تعین کریں, اپنے ٹارگٹ کا تعین کریں. آپ کا ٹارگٹ کیا ہے, آپ نے پہنچنا کیا ہے, اپنی سمت کا تعین کریں. راستہ خود بخود ملتا جائے گا اگر آپ کی نیت صحیح ہوگی. یہ پاکستان بھی خوشحال ہوگا, عوام بھی خوشحال ہوگی. اگلے پروگرام تک لیے افضل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.